मैम आप भी सोच देखी होंगी कि हमारे आसपास में एक वर्ड आ गया है स्पेशल फूड। करेक्ट। तो ये वर्ड आया कहाँ से और इसका इम्पैक्ट कितना होता है? सी ये ना, मुझे ऐसा लगता है एवरी किड इज स्पेशल। ओके, अब ये आया इसीलिए ना बिकॉज पीपल प्रेफर कैटेगराइजिंग थिंग्स। ओके, तो अब ये स्पेशल किड सिर्फ टर्म नहीं बना है, नॉर्मल और स्पेशल। नॉर्मल स्पेशल बन गया। ओके, तो ये जब स्पेशल बना तो जनरलाइज करने के लिए नॉर्मल भी तो बनेगा ना। ओके, सो ये कैटेगरी है सिर्फ, बट इसका कोई मतलब नहीं बनता है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हर एक बच्चा अपने अपने तरीके से स्पेशल होता है। सो व्हाई कैटेगराइज? करेक्ट। इवन कुछ टर्म्स है, मेंटली डिसेबल्ड। ओके, व्हाई? देयर कुड बी सम गुड वर्ड्स जो आप यूज कर सकते हो बिकॉज सी, जब तक बच्चों को समझ में नहीं आता ना, दैट इज फाइन, बट जब समझ में आने लग जाएगा तो दे एड्रेस देमसेल्फ विद दैट वर्ड। बिल्कुल करेक्ट। तो वो आप मत करो, नॉट गुड, बिकॉज इसमें जो स्पेशल है उसको आप एक खांचे में बिठा रहे हो और जो इन जनरल सोसाइटी नॉर्म्स नॉर्मल है उसको या फील करवा रहे हो यार मेरे पास तो कुछ स्पेशल है ही नहीं। सो ही वुड प्रे यार मुझ में कोई इश्यू हो या चैलेंजेस हो ताकि मैं स्पेशल बन पाऊं। सो रॉन्ग। करेक्ट। तो वो कैटेगरी ही नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, वेरी रॉन्ग। एंड अगेन श्रीकांत एक जो राजकुमार राव ने जो मूवी किया था बायोपिक, राइट, उसमें उन्होंने अवार्ड नहीं लिया था बिकॉज उनको स्पेशल कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था। ऑफ कोर्स, क्यों? उनके कैलिबर को आप उनके जो लैक बिहाइंड कर रहे हो उससे क्यों जज कर रहे हो? जो कैलिबर है मे बी दे कैन नॉट वर्क एज पर जिसको दिखता है, बट परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट नहीं हो रही है ना उससे, आप परफॉर्मेंस को जज करो। सो दैट इज द पॉइंट। बट ये इन जनरल लोगों में आना मुझे लगता है सदियों चली जाएगी, सदियों चली जाएगी। बिकॉज देयर आर एजुकेटेड पीपल जो मेरे पास आए हैं और अरे यार ये एटीट्यूड, ये रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन व्हेन दे हैव सीन अर्णव। एजुकेटेड डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, मैं किसका नाम लूं? तो हम कहाँ, मतलब रूरल एरिया में ही अगर डेवलपमेंट्स नहीं है तो हम कहाँ, फिर गांव खेड़े की तो छोड़ ही देते हैं बात, फिर है ना। तो ये स्पेशल वेशन सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, अपने आप को बोलो मैं स्पेशल हूँ हर, और सिर्फ बच्चा क्यों, हम भी एज एन इंडिविजुअल यू आर स्पेशल इन योर ओन वे। और इसका एक तरीके से इम्पैक्ट तब हो पाएगा जब हम खुद इंडिपेंडेंट रहेंगे। वी आर द बेस्ट, वी आर दिस, हमें किसी की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी बोल रहा है सामने से बिल्कुल परवाह नहीं है। करेक्ट। क्योंकि सामने वाला आके तो बोलेगा ही, फील कराएगा, फील कराएगा कि भाई तुमने कुछ गलत किया है, इस वजह से ऐसा हुआ है। मैंने सुना है ये कि उसके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ये नहीं कर, सुना है माँ बाप के कर्मों के कर्मों का फल मिलता है एक तरीके से। इट्स ओके। तो ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि एक तरीके से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तरीके से जो कि नॉर्मल है, हो जाता है, अगर ठीक से किया जाए तो हम कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। करेक्ट। मतलब डैमेज हम रिपेयर नहीं कर सकते, बट डैमेज का जो इम्पैक्ट है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। यस, बट अगर ऐसे लोग आएंगे फिर तो डैमेज कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। यस, बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिकॉज आइडियली क्या होता है ना, इन जनरल अपना ये हो जाता है ना, हम सिंपैथी दिखाने चालू कर देते हैं टुवर्ड्स देम कि अरे चल नहीं पा रहा है, हाथ दे दो, पूछो ना मदद चाहिए। बिल्कुल, दैट इज द रेस्पेक्ट यू कैन गिव। बट नहीं होता है वो, बहुत लोगों से नहीं होता है। मैंने मेरे सर्कल्स में, एंड एज आई सेड ना, मेरी फैमिली भी ऐसी है कि दे मेक श्योर कि उसको कोई एक्स्ट्रा लाड, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा हेल्प ना दिया जाए आउट ऑफ द बॉक्स। मैंने भी उसको भी मैंने बोला, इफ एनीबडी इज ऑफरिंग योर हेल्प without asking, you can say I don't need it. If they are asking, you can say whether you need it or not. It is on you. But let them decide that. ऐसा आप खुद से क्यों डिसाइड करो, अरे उसको चलने के लिए मदद चाहिए होगी, बिल्कुल, क्यों? या उसको बैठने के लिए हेल्प चाहिए ही होगा, क्यों? पूछो किसी से भी। मैं अर्णव की बात नहीं कर रही हूँ, अर्णव तो फिर भी इज एट अ बेटर प्लेस। एनी कंडीशन, आस्क देयर चॉइस, इट इज इंपॉर्टेंट। आप जब उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, वो खुद कैसे रिस्पेक्ट करेगा? तो वो तो सुन लेगा, लोग जब बोलेंगे अरे तू बैठ नहीं पाता है, तू कर नहीं पाते, तू चल नहीं पाते, तू ये नहीं कर पाएगा, तू चल नहीं पाते, तू वो नहीं कर पाएगा। डोंट गिव दैट राइट टू एनीबडी। तुम खुद डिसाइड करो कि तुम क्या कर सकते हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल चैलेंज। हमने फैशन शो उसके स्कूल में पार्टिसिपेट किया है एंड वी वर द शो स्टॉपर, क्योंकि मुझे उसको एक्सपीरियंस देना था, मुझे उसको ये थॉट बहुत क्लियरली रखना था, बैंग ऑन। Just because you are physically challenged, there would not be list of things you can do and you cannot do. Try everything.
सक्सेस शायद लिमिटेड चीजों पे हो, बट ट्राई एवरीथिंग। सो ऐसे जब भी कोई अपॉर्चुनिटीज आते हैं ना, मैं लपक लेती हूँ, जहां पे मुझे पता है कि ये उसके कॉन्फिडेंस को एक लेवल अप लेके जाएगा। इन जनरल उसमें कुछ अचीव शायद नहीं करेगा, और हम कुछ अचीव करने के हिसाब से पार्टिसिपेट करते भी नहीं, बट मुझे ये है कि उसको ये समझ में आए कि भाई मुझे कोई आके नहीं बोलना चाहिए कि ये तो मत कर, तू चल नहीं सकता है इसके लिए। मुझे राइट किसी को नहीं देना, बिकॉज पीपल आर देयर। चलने का क्या है, अरे टाइपिंग नहीं कर सकते, मत करो टाइपिंग का जॉब। अरे एजुकेटेड नहीं हो, मत करो ये जॉब। पढ़े लिखे नहीं हो, मत करो ये जॉब। इंग्लिश नहीं आ रहा है, मत करो ये जॉब। कोई आगे ये नहीं बोलेगा अरे इंग्लिश नहीं आ रहा है ना, ट्रेनिंग कोर्स ले लो, यू कैन डू इट। बहुत कम लोग हैं आपकी लाइफ में, तो आपको ये खुद को ही बोलना पड़ेगा। सो बी योर ओन मेंटर, सिंपल। सामने वाला आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, धक्का देने की कोशिश करेगा। हाँ, देखो हर कोई ऐसे नहीं होंगे, बट हर कोई आपका वेलविशर भी नहीं है। बिल्कुल। तो खुद अपने वेलविशर बनो, सिंपल। तो अर्नब इस समय जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहा है वो एक तरीके से डिसेबल्ड बच्चों के लिए ही है कि नहीं। सी लास्ट ईयर तक वो नॉर्मल टर्म्स बिकॉज यूज होता है, तो नॉर्मल स्कूल में वो जाता था लास्ट ईयर तक। बट बिकॉज है ना उसकी फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहा था, लाइक चलने में वो बहुत लाइक उसको ना स्पीड में हमको चलना सिखाना है, बिकॉज फिर वो प्रॉपर फुट रख के वॉकिंग पैटर्न सीखेगा। तो अगर वो पैटर्न सीखेगा तो वो फिर इंडिपेंडेंटली अच्छे से चल पाएगा। जो स्कूल में बिकॉज इधर उधर जाने के टाइम वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मौसी से या किसी से भी कि आपको उतना डेडिकेशन से वो चीजें करो। तो फिर मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे फिर मैंने उनको ऑनलाइन स्कूल में भी शिफ्ट किया है लास्ट 1 ईयर से, बट इट इज ऑल्सो नॉर्मल कैटेगरी वाला स्कूल जहाँ पे हर तरह के बच्चे हैं, बट इट इज ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑनलाइन उनकी स्कूल अटेंड करते हैं। उन लोग 4 घंटे का स्कूल है, और बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट्स है कि 6-6, 7-7 घंटा स्कूल अटेंड करो। एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए कुछ टाइम नहीं है, प्लस उसके फिजियोथेरेपीज होते हैं, तो उसके लिए फिर उसको मतलब ब्रीदर का टाइम नहीं मिल रहा था ऑफलाइन स्कूल में। तो दैट इज व्हाई आई ऑप्टेड फॉर द ऑनलाइन स्कूल, बट द नॉर्मल वन ओनली। नो, बिकॉज सी ऑल्सो ना, मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया बिकॉज मुझे वो करने की जरूरत नहीं पड़ी कभी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मिड कंडीशन वाला स्कूल ही नहीं है। इधर इट इज नॉर्मल और इधर इट इज एक्सट्रीम सो कॉल्ड स्पेशल, जहाँ पे थोड़ा सा आप ब्रेन डेवलपमेंट ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अर्नब को कहाँ डालूं, सो आई वॉन्टेड टू टेस्ट हिज कैलिबर। तो जब मैंने उसको नॉर्मल स्कूल्स में डाला, ही वॉज एबल टू परफॉर्म। सो देन आई वॉज लाइक ठीक है, मुझे उस पर कोई प्रेशर नहीं डालना। उसको राइटिंग में टाइम लगा, वो इनकम्प्लीट वर्क लेके आता था, उसको कर्सिव सीखने में टाइम लगा, उसने अपना टाइम दिया, बट देन ही कुड डू दैट। तो उस पर कोई प्रेशर नहीं है कि ये बच्चे को फर्स्ट आ रहा है तो आपको सेकंड आना चाहिए, किसी को भी प्रेशर नहीं। तो तुम्हारा कैलिबर तुम डिसाइड करो, तुमको लाइफ में क्या करना है, ये तुम्हारा एजुकेशन तुमको सपोर्ट करता है इस चीज के लिए। तो मैं वो एजुकेशन दे सकती हूँ तुमको, तो मैं वो कर रही हूँ। तो आपको क्या लगता है मैम कि सोसाइटी में ऐसे कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए ऐसे चिल्ड्रंस के लिए? सी जो मैंने फेस किया है ना इन ऑल दिस इयर्स, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल अवेयरनेस नहीं है। बीट बी पेरेंट्स, बीट बी फैमिली मेंबर्स, तो वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि फिर जब अवेयरनेस होता है ना, एक्सेप्टेंस इजी हो जाता है। जब आपको पता ही नहीं है, आप पहले पता करोगे, पता होने के बाद आप एक्सेप्ट करने जाओगे, वो लेंदी हो जाता है प्रोसेस बहुत। तो वो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। प्लस मुझे ऐसा लगता है ऑल्सो ना कि अपने इंडिया में शायद से इक्विपमेंट्स की कमी है व्हेन इट इज अबाउट टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, एनीथिंग। करेक्ट? तो अगर ऐसा कोई इक्विपमेंट है जो हेल्प करेगा ये कंडीशन पहले से ही डायग्नोसिस करने के लिए, या आप ऐसा कुछ रखो जैसे जब बच्चा डिलीवर होता है ना, पीडियाट्रिशियन आता है टू चेक, सो इसका भी चेकलिस्ट होना चाहिए कि कहीं ब्रेन कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है, नर्व्स कुछ डैमेज तो नहीं हुए हैं ब्रेन के, बिकॉज फिर आप इमीडिएट एक्शन ले सकते हो। जो हमको 1 साल लगा, जो किसी और पेरेंट को शायद 2 साल लगा होगा, या किसी और को शायद 4 साल लगा होगा, पता नहीं। तो वो एक होना बहुत जरूरी है। और ऑल्सो ना, मतलब इट इज जस्ट अ थॉट कि ऐसे सब कंडीशंस में जब मूवीज बनती है ना,
इन बॉलीवुड या इन जनरल अभी, बिकॉज बॉलीवुड में बहुत ज्यादा बायोपिक बन रहे हैं, मैं बोलना चाहूंगी ये सिर्फ सक्सेस स्टोरीज पे बन रही है कि आपका एक कंडीशन है और आप सक्सेस हो गए हो तो आप पे स्टोरी बन रही है। बिल्कुल। बट देर आर मेनी लॉट जो शायद सक्सेस नहीं हुए बट अमेजिंग जर्नी रही है। ओके, तो इससे क्या होगा, आप एक इम्पैक्टफुल स्टोरी बनाओगे। सेकंड, इससे भी अवेयरनेस बढ़ेगा क्योंकि मूवी लोग प्रेफर करते हैं। ऐसी मूवी आप देखोगे सितारे जमीन पर के लोग यूट्यूब में बाय करके देख रहे हैं, जबकि उसमें इन कंडीशंस के बारे में डिटेल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। उसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि हाउ दिस किड्स मैनेज द सिचुएशन और एक्सेप्ट द सिचुएशन, बिकॉज उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि every journey is important and inspiring and impactful, not only success journey. So उसकी तरफ भी थोड़ा सा काम होना चाहिए जिससे लोगों में अवेयरनेस भी बढ़े कि अरे ये भी हो सकता है, ये ऐसा भी है, ये भी कंडीशन है, वो ये भी हो सकता है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख्याल रखना चाहिए। तो बेसिक चीजें बताई जाती है ना कि अरे बच्चे को कुछ शायद हो सकता है, बट यार नर्व डैमेज हो सकता है, ये तो मुझे डिलीवरी के बाद ही पता चला। बिल्कुल। यस। तो अभी तक की जर्नी में ऐसी कौन कौन सी चीजें रही जो आपको ब्लेसिंग लगती है? सी सबसे पहले ना जब मैं कंसीव किया मैंने और जब हमने समझा 3rd मंथ के सोनोग्राफी में कि ट्विंस है, तो मैं बहुत पतली थी। तो मुझे मेरे गायनेक ने क्वेश्चन किया था अकेले में लेके जाके कि आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू दिस प्रेगनेंसी, इफ यू वांट टू टर्मिनेट वी कैन डू दैट, बिकॉज मेरे हेल्थ को लेके शी वाज नॉट श्योर कि मैं ये प्रेगनेंसी सर्वाइव कर पाऊंगी। ओके, सो उनको सिर्फ ये जानना था कि मैं मतलब उनको मुझे ये बताना था कि तू फिजिकली रेडी नहीं है फॉर दिस, और उनको ये देखना था कि मैं एम आई मेंटली रेडी और नॉट। सो आई वाज लाइक कि नहीं, आई वांट टू गो विद दिस, बिकॉज इतना चैलेंजेस एक्सपेक्ट नहीं किया था फ्रैंकली स्पीकिंग, बट ये था कि यार अभी है तो फिर चलते हैं टाइप्स, यू नो। तो शी देन व्हेन शी आई सेड कि हाँ मुझे कंटिन्यू करना है ये प्रेगनेंसी, तो शी सेड कि फिर तो भगवान भरोसे कि तुमने अगर सर्वाइव कर लिया और तुम डिलीवरी के बाद भी बच गई, सो दैट मीन्स दैट इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन से टू यू एज अ डॉक्टर। ओके, सो आई वाज लाइक ठीक है, ओके मैं अपना ख्याल रखूंगी, बिकॉज ये नहीं पता था कि तुम्हारी बॉडी रेडी होनी चाहिए फॉर प्रेगनेंसी। ऐसा है कि आपकी बॉडी इंटरनली शुड बी रेडी टू कंसीव अ चाइल्ड। अब ये जब पता चला तब कंसीव हो चुकी थी ऑलरेडी, सो इट वाज टू लेट, बट देन आई थिंक दैट वाज द ब्लेसिंग कि मुझे उस पॉइंट पे भगवान ने ये बुद्धि दी कि लेट्स डू इट। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि द बिगेस्ट ब्लेसिंग आई हैव इज आरवन अर्णव, नो अदर वे राउंड। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज जो भी हूं ना, जैसी भी हूं, स्ट्रांग हूं, गिव अप नहीं कर रही हूं, जो भी हो मेरे दोनों बच्चों की वजह से। माई लाइफ वुड बी नथिंग विदाउट देम एंड इट इज वर्थ वाइल बिकॉज ऑफ देम। सो दे आर द बिगेस्ट ब्लेसिंग और वो जिंदगी भर रहेंगे। फिर फैमिली, ऑफ कोर्स द सपोर्ट आई हैव, मेरे फादर इन लॉ की ब्लेसिंग, मुझे वो हमेशा लगते हैं कि मेरे साथ है। टिल डेट आई फील हिज प्रेजेंस विथ मी। तो मुझे लगता है इन लोगों ने थोड़ा आसान कर दिया, जर्नी में डटे रहना। अब आपने स्ट्रेंथ की बात की है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सारी चीजें है ना कहीं इनर आप में होती है, जो आपके अपब्रिंगिंग है उसके थ्रू। तो मेरे पेरेंट्स को भी मैंने कभी नहीं देखा है सिचुएशन से हारते हुए। बहुत अप्स एंड डाउन आए थे बचपन में भी, बट मेरे पेरेंट्स ने वो मैनेज किया और हमें अच्छे से पढ़ाया लिखाया। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये थ्रू पेरेंट्स भी आया है, अपब्रिंगिंग में भी आया है कि आप कैसे किस चीज को देखते हो या कैसे फेस करते हो। तो मैं मेरे मॉम एंड डैड को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी इस अपब्रिंगिंग के लिए और मुझे इतना स्ट्रांग बनाने के लिए। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आप पतली बहुत थी, सो वो एज जान सकते हो क्या कि आपकी एज उस टाइम? जब मैंने कंसीव किया आई वाज 29 बिकॉज आई गॉट मैरिड एट 28 क्रॉस हो चुका था और 29th को मैंने कंसीव, मतलब मेरा बर्थडे 7th नवंबर है और देयर बर्थडे इज 9th नवंबर। सो 29th वाले बर्थडे मेरा हो चुका था और फिर अप्रैल में मुझे समझा कि आई हैव कंसीव्ड। वैसे तो एक तरीके से मेडिकल भी यही बोलता है एक तरीके से कि 25 के बाद अगर आप प्रेगनेंसी के लिए जा रहे हो ये सही है। आई थिंक सी एक्चुअली क्या होता है ना कि ये कंसेप्चुअल है सारी चीजें, ओके,
कि एज सही है बट अगर बॉडी सही नहीं है, बॉडी सही है तो बिल्कुल ठीक है, एज ज्यादा मतलब बड़ा है बट बॉडी है तो परफेक्ट है, सो इट इज फाइन। उसी आइडियली मुझे ऐसा लगता है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग दीपेश, इट इज अबाउट हाउ डू यू सी योरसेल्फ योरसेल्फ इन द सिचुएशन, situation. बिकॉज ये सिर्फ फिजिकल चीज नहीं है, यू हैव टू बी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली रेडी फॉर दिस जर्नी। बिकॉज ये आप ऐसे नहीं कि बस पैदा कर दिए और खत्म हो गई चीजें। अभी तक तो आप खुद को संभाल रहे थे, उसके बाद आप किसी और को भी संभालना है, एंड इट इज सेल्फलेसली यू हैव टू डू इट, बिकॉज आप एक बार पेरेंट्स बन जाते हो ना, तो आपको क्या लगता है ये बहुत बैक सीट पे चली जानी चाहिए, और आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है ये बहुत प्रायोरिटी पे होती है चीजें। तो ये जिसको करना जम सकता है ना, मतलब वो हैव द गट्स टू डू दैट, प्लीज वही पेरेंट बने, मैं ये कहना चाहूंगी। बिकॉज फिर एक पॉइंट के बाद है ना, अरे यार क्यों बच्चा पैदा किया, लाइफ जी ही नहीं रहे हैं, ये सब मत करने से बेटर है कि आप मत बनो पेरेंट। अगर आपको ऐसे कि मुझे मेरी लाइफ जीनी, एंड दैट इज अ पर्सनल चॉइस, ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। आई थिंक कि अगर आपको लगता है कि आई कैन नॉट बी अ गुड मॉम टू माई किड्स, तो मैं बच्चा नहीं चाहती हूँ, परफेक्ट डिसीजन है। वो बच्चे को पैदा करके आप क्रिप करने से अच्छा है कि आप ये डिसाइड करो, बिल्कुल, ओके, तो इट इज सेल्फ चॉइस। बट अगर आप डिसाइड कर रहे हो, सो इट इज द बिगेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। तो फिर आपको 100% करना है, फिर वो टर्न अराउंड वाला है ही नहीं आपकी लाइफ में। बिल्कुल। Yes.